नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम स्कूल व्याख्याता प्रथम पेपर का जो इतिहास का भाग है वो हमने शुरू किया है और 2 क्लास उसकी हो चुकी है। आपका फीडबैक शानदार रहा है और अब मुझे लग रहा है कि इसको हम कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं। आज इसकी तीसरी क्लास रहेगी। 2 क्लासों में हमने एक क्लास में हमने साहित्य पढ़ा था और दूसरी क्लास में हमने लगभग स्थापत्य को पूरा पढ़ लिया था। पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन के रूप में पूरा विस्तार से मैंने आपको बता दिया। आज तीसरी क्लास रहेगी कला के बारे में और आज टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। मेरे अनुसार मैंने मेरी जितनी एक प्रयास रहा है बेस्ट देने का वो मैंने आपको दिया है। कला के क्षेत्र में मैंने कल की क्लास में हमने एक बिंदु पढ़ा था कि अजंता की गुफाओं के बारे में। उदयगिरी की गुफा हमने पढ़ ली थी, अजंता की गुफा हम पढ़ रहे थे और अजंता की गुफा में एक बिंदु छूट गया था, वो मैं आज पूरा एडिशनल रूप से उसको ऐड कर दूंगा। उसके बाद में हमारा टॉपिक पूरा है। आज इसकी तीसरी क्लास है और 3 क्लासों में गुप्त काल को पूरा करना, मतलब 3 घंटे में गुप्त काल को पूरा करना कला साहित्य स्थापत्य के रूप में एक बहुत बड़ी बात है और प्योर ऑथेंटिक हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बस आप अपनी मेहनत में कमी मत आने देना, बाकी हम बेस्ट कर लेंगे, ठीक है। उसी क्रम में आज ये तीसरी क्लास है और प्रश्न देखना। प्रश्न आज कम ही है, वैसे ज़्यादा क्लास बड़ी भी नहीं होगी। ये देखो, एक प्रश्न हम कल क्या पढ़ रहे थे कि हम अजंता की स्थापत्य कला कल पढ़ रहे थे और हमने थोड़ी बहुत चित्रकला के बारे में, अलग अलग गुफाओं के बारे में, 16वीं और 17वीं गुफा मैंने आपको कहा था गुप्त कालीन। इसकी लगभग कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। इसमें से 16, 17 और 19 गुफाएं हैं जो है कि गुप्त कालीन गुफाएं मानी जाती है। उसमें से 16 सबसे प्रसिद्ध है और 17 तो अच्छा प्रश्न बनता है, शिशु और माता वाला। 16 में मरणासन राजकुमारी वाला चित्र अच्छा बनता है। तो यहाँ से हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और हमारे टॉपिक में एक तो बिंदु दे रखा है कला। अब कला का जब भी पढ़ते हैं तो इसके अंदर चित्रकला भी आती है। तो गुप्त कालीन अजंता की गुफाओं में अनेक प्रकार के चित्रों का विवरण देखने को मिलता है। तो मुझे लगा कि अब थोड़ा और ऐड इसमें कर देना चाहिए कि 16वीं, 17वीं, 19वीं गुफा हमने पढ़ ली थी, उसकी विशेषताएं हमने जान ली थी और थोड़ा और मैंने ऐड किया है। आप अपनी कॉपी में अलग से इसको नोट कर लेना, ठीक है। क्योंकि चित्रकला का प्रश्न आएगा ना तो निश्चित रूप से इन किसी गुफा में से चित्र जरूर पूछेगा। गुप्तकालीन अजंता की गुफाओं के चित्रों के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। सीधा प्रश्न आएगा, यहाँ से आप लोग डीपली नहीं जाना है कि मरणासन राजकुमारी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ऐसा कभी प्रश्न नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रश्न अगर बना तो वो प्रश्न बनेगा कि ये चित्र कौन सी गुफा का है, बस इतना प्रश्न आपको बनने वाला है। मरणासन राजकुमारी 16 है और माता और शिशु का जो वात्सल्य प्रेम है, जो गौतम बुद्ध की पत्नी और पुत्र जो राहुल का जो संवाद है, वो 17वीं गुफा में माना जाता है। और कुछ बातें और अब मैं आपको एडिशनल बता देता हूँ। प्रथम गुफा में देखो, ये लिख लेना आप, पद्म पाणी अवलोकितेश्वर का दृश्य चित्र है। अवलोकितेश्वर का दृश्य चित्र, ठीक है। काली राजकुमारी का चित्रण, विद्यार्थियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मरणासन राजकुमारी का संबंध 16वीं गुफा से है, उसी प्रकार ये काली राजकुमारी का चित्रण प्रथम गुफा से। बुद्ध द्वारा मार विजय, मार कौन था विद्यार्थियों? कामदेव था, ठीक है ना। बुद्ध कौन था? सॉरी, ये मार कौन था? ये कामदेव था, जो बुद्ध जिस समय अपनी भक्ति में लीन थे, अपना ज्ञान प्राप्त करने के लीन थे, तो उस ज्ञान को भंग करने के लिए ये कामदेव ने रूप धारण किया था, मार का रूप धारण किया था और बुद्ध की जो भक्ति थी उसको भंग करने का प्रयास किया था। तो वो कहते हैं कि ये मार पर विजय प्राप्त की थी महात्मा बुद्ध ने। तो मार पर विजय का चित्रण भी इस समय प्रथम गुफा में देखने को मिलता है। और दूसरी गुफा में देखो, मोस्टली मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं जो गुफा के सबसे प्रसिद्ध चित्र है, वही एग्जाम में आपके आने हैं। बाकी अन्य तथ्य इतना मुझे नहीं लगता कि आएगा कि कौन सी गुफा में कौन सा चित्र है, बस इतना पूछ सकता है या मिलाने वाला पूछ ले। तो झूला झूलती राजकुमारी का चित्र किसमें है? दूसरी गुफा में। पहली गुफा में काली राजकुमारी का चित्र है, दूसरी गुफा में झूला झूलती राजकुमारी का चित्र माना जाता है, ठीक है ना। राज के जुलूस का दृश्य है, ये 9वीं गुफा में है। 10वीं गुफा
साम और छंदक जातक कथाएं अंकित है विद्यार्थियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। और पूछ लें कि सबसे अधिक जातक कथाएं किस में उत्कीर्ण है, तो याद रखना गुफा संख्या 17 में विद्यार्थी, सबसे अधिक। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से पूर्व की सबसे अधिक जातक कथाएं किस गुफा में अंकित है, तो वो 17वीं गुफा में अंकित है। और साम और छंदक का पूछ ले, सिर्फ कोई नाम देके पूछ ले, तो याद रखना ये 10वीं गुफा। गुफा संख्या 19 देखो, सर्वाधिक बड़ी गुफा स्तूप संख्या है। और गुफा संख्या 26 में देखो, बुद्ध के महापरिनिर्वाण का दृश्य। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे कहने पे आपको 16-17 की दो विशेषता याद रख लेना। पद्मासन मरणासन राजकुमारी का, माता शिशु का वात्सल्य वाला, ये काली राजकुमारी का प्रथम गुफा वाला आप फर्द याद कर लेना। और दूसरी गुफा का झूला झूलती राजकुमारी, यहाँ से याद कर लेना। और कोई बड़ी विशेषता मुझे नहीं लगता कि पूछने वाला, जो प्रसिद्ध चीज है गुफा की वही पूछे, ठीक है। तो अजंता की गुफा की स्थापत्य और चित्रकला दोनों रूप हमने पढ़ लिए थे। और हमारे एक गुफा अब बच गई थी, वो बाघ की गुफा है, उसके बारे में मैंने अलग से प्रश्न बना दिया, ठीक है। तो आप ये गुफा और उसमें जो अंकित चित्र है ना, ये अलग से आप सारणी बना के इसकी एक अलग से नोट कर लेना। कापी में आपके गाइड में है तो ठीक है, नहीं है तो आप ये चीजें ऐड कर लेना, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो, यहां से भी एक दो अच्छा प्रश्न बनने की संभावना कि गुप्त कालीन बाघ गुफाओं के चित्रकला के बारे में कौन सा कथन सही है ना। गुप्त काल की 3 गुफाएं हैं, एक उदयगिरी है, एक अजंता की है, और एक है बाघ की। 3 गुफाओं के बारे में आपको जानना है। 2 मैंने आपको बड़े शानदार तरीके से बता दी है, और तीसरी गुफा है बाघ की, ठीक है। इसमें जो चित्रण मिलते हैं ना, वो गुप्त काल के जो विशेषता है ना, वो आपको पढ़, ठीक है। यहाँ पर कुल 9 गुफाएं मानी गई हैं, ठीक है। कितनी गुफाएं मानी गई हैं? कुल 9 गुफाएं मानी गई हैं। 1818 में डेजरफील्ड ने इन गुफाओं की खोज की थी। डेजरफील्ड, ये थोड़ा डीपली है क्योंकि पढ़ ही रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा एडिशनल मैं लेके चल रहा हूं ताकि हम सेफ स्थिति में रहें और हमारा कंसेप्ट क्रमवार रूप से चलता रहे। तो यहाँ कुल 9 गुफाएं हैं, बाघ गुफाएं, और डेजरफील्ड ने कहते हैं इसकी खोज की थी। गुफा संख्या 2 जो पांडव गुफा कहलाती, सबसे बड़ी और सबसे सुरक्षित। ये कभी कभार ऐसा प्रश्न बन जाता है कि बाघ की कौन सी गुफा संख्या सबसे सुरक्षित है, सबसे बड़ी है, सबसे प्रसिद्ध है, इस प्रकार का प्रश्न कभी बन जाए तो याद रखना, एक तो गुफा संख्या 2 याद रखनी है आपको। उसमें क्या है? उसमें है पांडव गुफा, इसको पांडव गुफा भी कहते हैं, पांडव गुफा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। गुफा संख्या 3 हाथी गुफा कहलाती, हाथी खाना कहलाती, सॉरी। गुफा संख्या 3 के क्या कहलाती है? हाथी खाना कहलाती है। और गुफा संख्या 4 और 5 संयुक्त रूप से रंग महल कहलाती। ये सबसे मोस्टली लाइन है, अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं आपको बताऊं, सीधा सा प्रश्न आएगा कि बाघ की कौन सी गुफाएं रंग महल गुफाएं कहलाती, तो वहां 2 जॉइंट रूप में आपको याद रखनी है। चौथी और 5वीं संयुक्त रूप से कहते हैं कि इसको रंग महल गुफा कहलाती है। तो रंग महल वाला बिंदु मुझे लगता है कि वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, और जो मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं ना, वो आप समझ के चलो कि छपने वाला है। ध्यान रखना विद्यार्थी, मैंने जितनी बार भी कहा है कि वहां से प्रश्न बना तो फिर बनेगा, ठीक है ना। तो बाघ की गुफाओं के बारे में आपको याद क्या रखना है, यहाँ 9 गुफाएं थी, सिंपल सी बात है, डेजरफील्ड ने इनकी खोज की थी, याद रखना। गुफा संख्या 2 को पांडव गुफा कहते हैं, गुफा संख्या 3 को हाथी खाना कहलाती है, और गुफा संख्या 4 और 5 संयुक्त रूप से रंग महल कहलाती है। ये रंग महल वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ये 4-5 की गुफाओं के चित्र अभी भी उपलब्ध है, सबसे सुरक्षित, सबसे अच्छी अवस्था में हम मान सकते हैं, सबसे अच्छी अवस्था, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी, सबसे सुरक्षित है, परंतु ये सबसे सुंदर, ये रंग महल में जितने भी चित्र बने ना, ये बहुत सुंदर चित्र बने हुए, बहुत सुंदर चित्र यहाँ से हमें देखने को। तो बाघ की गुफाओं के बारे में एक छोटा सा प्रश्न था, एक प्रश्न मैंने थोड़ा यहाँ एडिशनल और ऐड किया, 4 और 5 गुफाओं, क्योंकि जो प्रसिद्ध है ना वही पूछता विद्यार्थी। बाघ गुफाओं की संख्या 4 और 5, जिन्हें संयुक्त रूप से रंग महल कहते हैं,
नाम याद रखना और कुछ याद रखो या नहीं रखो, आपको घुमा के दे सकता है कि बाघ की कौन सी गुफाएं रंग महल कहलाती है, संयुक्त रूप से रंग महल कहलाती है। तो वहां 4 और 5 ऑप्शन में होगा, 2 3 3 4 कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है। तो याद रखना रंग महल 4 और 5 की। अब यहाँ की चित्रकला का विशेषता देखो कि विशेषता कैसी है। दोनों गुफा में भित्ति चित्र सबसे अधिक सुरक्षित और अवस्था में है। भित्ति चित्र का मतलब हो गया कि जो दीवारों पे खोद के बनाए गए थे। भित्ति चित्र का मतलब हो गया कि जो दीवारों पे खोद के बनाए गए थे वो भी सुरक्षित अवस्था में माने जाते हैं। यहाँ पर कुल 6 दृश्यों का चित्रांकन किया गया। इस पूरी गुफा में 4 और 5 गुफा में कहते हैं कि 6 दृश्यों का अंकन है। कितने दृश्यों का अंकन है? 6 दृश्यों का हमें अंकन देखने को मिलता है। सबसे प्रसिद्ध चित्र है संगीत युक्त नृत्य के अभिनय का। ये सबसे प्रसिद्ध चित्र है विद्यार्थियों। अब देखो इसमें देखो इन 4 और 5 गुफाओं रंगमहल गुफाओं में है क्या कि इसमें महिलाएं नृत्य करती है, लोग मर्दल बजाती है, अन्य महिला नृत्य करती है। एक ऐसा दृश्य है जिसमें मैंने लिख रखा है एक चित्र जिसमें सामूहिक नृत्य को सम्राट और घुड़सवार देखते हैं, ठीक है ना। तो ये एक लौकिक प्रकार की गुफा हो गई क्योंकि इसमें सामाजिक जीवन का चित्रण मिलता है। मैं आपको कॉमन इसमें बात निकल आती है। तो इसमें सामाजिक जीवन का चित्रण मिलता है, बल्कि लौकिक चीजें सामाजिक जीवन का चित्रण बिल्कुल लौकिक तरीके से प्रस्तुत किया है ना। नृत्यों का हो या फिर प्रकृति का इसमें भी बहुत शानदार से उल्लेख किया है। तो आपको थोड़ा सा एडिशनल याद रखना है कि यहाँ 6 दृश्यों का अंकन है और सबसे प्रसिद्ध ये है संगीत युक्त नृत्य अभिनय, ये सबसे प्रसिद्ध है। और गुफा संख्या 4 में पद्म पणिया अवलोकित का दृश्य चित्रण मिलता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात याद रखना। बहुत बाघ गुफाओं की अगर बात आती है तो ये 2 बातें आप बाघ की गुफाओं में याद रखना। बाकी कौन सी 4-5 रंगमहल कहलाती है, कौन सी गुफा पांडव गुफा कहलाती है, कौन सी गुफा हाथी गुफा कहलाती, हाथी खाना कहलाती है, बस इतना सा आप याद रख लेना। इससे मुझे लगता है कि एडिशनल आपको पूछ लेगा, ठीक है ना। क्योंकि जो प्रसिद्ध सबसे प्रसिद्ध चीज होती है ना वही पूछते। जैसे वो मरणासन राजकुमारी का चित्र बार बार क्यों पूछते? क्योंकि वो सभी गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध चित्र है, इसी के कारण उसको मरणासन राजकुमारी का चित्र का बार बार किताबों में उल्लेख आता है, बार बार उससे प्रश्न बनता है, ठीक है ना। तो जो चीज प्रसिद्ध है वही पूछी जाती है, याद रखना विद्यार्थी। तो गुफाओं के बारे में हमने पूरी डिस्कशन कर लिया है। जो जो चीजें हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी वो मैंने आपको पूरी तरीके से बताने का प्रयास किया, ठीक है। 3 प्रश्न आज के हमारे यहाँ से हो गए। और चौथा प्रश्न देखो, एक बिंदु हमारे आता है कला के क्षेत्र में जब हम पढ़ते हैं ना, तो ये एक बिंदु आता है गुप्तकालीन मूर्ति कला। गुप्त काल में मूर्ति कला की विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन? गुप्तकालीन मूर्ति कला। अब गुप्त काल में मूर्तियां पाषाण से निर्मित भी थी, कुछ मूर्तियां ऐसी है जो धातु से निर्मित है और कुछ मूर्तियां ऐसी है जो मिट्टी से बनी हुई। 3 प्रकार की हमें यहाँ चीजें आपको पढ़नी है। और मुझे लगता है कि एक ये मूर्तियों वाला बिंदु प्रश्न बनने लायक है जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट में तो पूछता है। सब्जेक्ट में भी आपको बताऊंगा कि कहाँ से प्रश्न बने हैं, पर तो प्रथम पेपर में हमें कला दे रखा है तो मूर्ति कला आपको पढ़नी ही पड़े, कोई छोड़ नहीं सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा आप कभी भी मत सोचना। जब भी आप सिलेबस पढ़ो पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। हाँ, अंतिम रूप से रिवीजन के समय हमें कौन सी चीजें छोड़नी है वो आप कर सकते हो, परंतु जब आप पहली बार पढ़ रहे हो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ भी नहीं छोड़ना, ऐसा माइंड में कभी नहीं लाना है कि यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, कभी भी मत सोचना है चीज को, ठीक है। इसलिए मैं आपको ऐड करवा रहा हूँ कि मूर्ति कला। अब गुप्त काल से पहले क्या होता था, मैं आपको बात करूं कि गुप्त काल से पहले लगभग हम पढ़ते हैं कुषाण काल पढ़ते हैं, क्योंकि मौर्योत्तर काल पढ़ते हैं, निश्चित रूप से कुषाण काल पढ़ते हैं। और कुषाण काल की मूर्ति कला की विशेषता हमें स्पेशली मिलती है गांधार शैली में, ठीक है। और मथुरा में भी बाद में मथुरा शैली का हमें उदय मिलता है। गांधार पश्चिमी उत्तर क्षेत्र की यह शैली है। अब कुषाण काल की जो मूर्ति कला की विशेषता थी ना वो बड़ी भद्र रूप में थी, बड़ी भद्र, ठीक है, नग्न अवस्था,
बड़ी भद्र और नग्न अवस्था में मूर्तियां बनी थी। ये कुषाण काल, मौर्योत्तर काल तक के बाद का यह घटनाक्रम है कि यहाँ कुषाणकालीन गांधार शैली में जितनी भी मूर्तियां बनती थी वो बहुत भद्र रूप में बनती थी, नग्न अवस्था में मूर्तियां बनती थी। कुषाण कला का प्रभाव निश्चित रूप से पूरे मौर्योत्तर काल में रहा था। फिर हम चर्चा करते हैं कि गुप्त काल में ऐसी क्या बात हुई, गुप्त काल में ऐसी क्या बात हुई कि परिवर्तन हुआ। तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों हमें गुप्त काल की मूर्ति कला की विशेषता तब हम पढ़ेंगे ना, ये बात जान लेंगे ना, तो हमारे दिमाग में एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये परिवर्तन वास्तव में प्रसिद्ध है। इसी कारण गुप्त काल को श्रवण काल कहते हैं। श्रवण काल क्यों कहते हैं? श्रवण काल का शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि जो चीजें प्रचलित थी ना, उन प्रचलित चीजों को बंद करके एक बिल्कुल नवीन रूप दिया गया था, ठीक है ना। तो गुप्त काल में हमें मथुरा शैली में बहुत शानदार मूर्तियां मिलती है, चाहे वो महात्मा बुद्ध की ही क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू देवताओं की क्यों ना हो, शिव विष्णु की ही क्यों ना हो। बहुत सारी गंगा मैया की मूर्तियां मिली है, बहुत सारी महिषासुर मर्दानी की मूर्तियां मिली है। तो वो चीजें परिवर्तन हुई है, ठीक है ना। कुषाण काल में गांधार शैली में भद्र और नग्न अवस्था में मूर्तियां थी। इतना सौंदर्य पे कहते हैं कि काम नहीं किया गया था, सिर्फ और सिर्फ भाव भंगिमा के रूप में उसको प्रसिद्ध किया गया था। तो ये विशेषता यहाँ से हट गई। अब गुप्त काल की मूर्ति कला की विशेषता क्या है वो आप समझ लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गुप्त काल में मूर्ति कला की प्रेरणा हिंदू, बौद्ध, जैन परंपराओं से ली गई थी। ये कुछ आदर्श परंपरा है। हिंदू, जैन, बौद्ध क्या है? आदर्श परंपराएं हैं जिन्होंने एक समाज को एक दिशा दी। उस वर्ग से, उस धर्म से ही इन्होंने अपने बिंदु लिए थे, अपने आख्यान लिए थे, अपने चित्र लिए थे। उसके कारण बौद्ध की मूर्तियां बनी हुई है, ठीक है ना। बौद्ध की मूर्तियां, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी है। जैन मूर्तियां भी हमें कंकली टीला से हमको मिलती है, मथुरा से। मैंने आगे प्रश्न आपके लिए बनाया है, तो याद रखना, यहाँ से प्रेरणा ली गई थी, इन परंपराओं को अपनाया गया था, ठीक है ना। के अंदर देखना, मथुरा, पाटलिपुत्र, सारनाथ और रूपवास। रूपवास ये भरतपुर वाला विद्यार्थी, यहाँ से भी मूर्तियां मिली है गुप्त काल की। मूर्ति कला के केंद्र थे। सारनाथ मूर्ति कला का सबसे बड़ा केंद्र था, याद रखना, ठीक है। मैंने ऐड किया है कि सारनाथ को गुप्तकालीन मूर्ति निर्माण कला का यंत्रालय कहा गया है। तो सारनाथ में मूर्तियों का निर्माण हुआ ना, और सारनाथ की बुद्ध की प्रसिद्ध एक प्रतिमा भी है। आगे मैंने इसका अलग से प्रश्न बनाया, ठीक है। तो ये कुछ केंद्र हैं मूर्ति कला पर। मथुरा से लेकर मथुरा शैली, ठीक है ना, मथुरा शैली का प्रभाव देखने को याद रखना विद्यार्थियों। मुझसे गुप्त काल से पहले हमें स्पेशल ही गांधार शैली की एक फूड शैली के रूप में उसको मान सकते। हाँ, जरूर निर्माण हुआ, परंतु उसमें एक समाज को एक आदर्श दिखाने के लिए ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक है ना। उसमें बहुत बड़ी कमी थी। तो मथुरा शैली की मूर्तियां ना, ठीक है, यहाँ की मूर्तियां आध्यात्मिक सौंदर्य और शालीनता का अद्भुत समन्वय, आध्यात्मिक सौंदर्य और शालीनता का अद्भुत संगम मिलता है। मूर्ति कला का प्रभा मंडल अलंकृत था, ये बहुत बड़ी विशेषता विद्यार्थियों। तो प्रभा मंडल था ना, वो गुप्तकालीन मूर्तियों का अलंकृत था। गुप्तकालीन मूर्तियों का प्रभा मंडल कैसा था? अलंकृत प्रभा मंडल था। और कुछ ये विशेषता है गुप्तकालीन मूर्तियों की कि हिंदू, बौद्ध, जैन परंपराओं से प्रेरणा ली थी। पाटलिपुत्र, मथुरा, सारनाथ और ये रूपवास इस ये स्थान के केंद्र थे। सारनाथ तो सबसे बड़ा केंद्र मान सकते हैं। यहाँ की मूर्तियां बहुत बड़ी प्रसिद्ध मूर्तियां रही है, ठीक है। और इसमें मथुरा शैली का, गुप्त काल में मथुरा शैली का विशेषकर प्रभाव हुआ है। एक मूर्ति ऐसी मैं आपको बताऊंगा जहां पर कुषाण कला का प्रभाव पड़ा है, गांधार शैली का प्रभाव पड़ा है। वो एकमात्र मूर्ति है जहां से वो गांधार का प्रभाव पड़ा है। बाकी किसी भी मूर्तियों पर गांधार शैली का प्रभाव हमको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। यहाँ की मूर्तियां देखो, आध्यात्मिक सौंदर्य और शालीनता का प्रतीक है। प्रभा मंडल कैसा है? अलंकृत प्रभा मंडल। कुछ ये विशेषताएं हैं विद्यार्थियों। अगर कॉन्सेप्ट का कोई प्रश्न बना तो आपको यहाँ से अच्छे से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मूर्तियों की विशेषता देखते हैं कि कौन सी मूर्तियां कहां से मिली है। मैंने आपको कहा ना, गुप्त कला का, मूर्ति कला का यंत्रालय कौन सा स्थान कहलाता है? गुप्त काल में सारनाथ। सारनाथ में निर्मित बौद्ध मूर्तियों के बारे में कौन सा कथन सही? अब मूर्तियों के बारे में हमें स्पेशली देखो 4 या 5 रखनी। एक तो अपन को याद रखना है ब्राह्मण धर्म की, ठीक है ना, क्योंकि गुप्त काल में ब्राह्मण
धर्म का निश्चित रूप से उद्भव ब्राह्मण धर्म के गुप्त काल के शासक ब्राह्मण धर्म के पोषक रूप में थे। और ब्राह्मण धर्म में भी हमें विशेष रूप से वैष्णव का याद, वैष्णव धर्म ये बहुत यहाँ फैला फूला था। फिर हमें बौद्ध की थोड़ी बहुत मूर्तियां मिलेगी, फिर आपको जैन की मिलेगी मूर्तियां, ठीक है ना, और कुछ मूर्तियां अन्य मिलेगी। बौद्ध जैन हो गया, अन्य मूर्तियां हमें देखने को शिव भी मिलेगी। शिव धर्म के शिव के एक मुखी सिंह, चतुर्मुखी शिवलिंग, ये बहुत सारी मूर्तियां हमें यहाँ से देखने को। तो ब्राह्मण धर्म में सबसे महत्वपूर्ण है वो वैष्णव धर्म का, मतलब कहता है कि बोलबाला था इस समय। बौद्ध की मूर्तियां, जैन और शिव सभी धर्मों की मूर्तियां हमें देखने को। उसी क्रम में हम पहला पढ़ रहे हैं कि बौद्ध की मूर्ति, ठीक है। और सबसे प्रसिद्ध मूर्ति यही है, पूरे गुप्त कालीन मूर्ति कला की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति आपको यही। अब सारनाथ में देखो, यहाँ से बुद्ध की पद्मासन तथा धर्मचक्र प्रवर्तक मुद्रा की मूर्ति है। मोस्टली विद्यार्थी याद कर लेना, सबसे मोस्ट अगर कोई मूर्ति कला का कोई प्रश्न बना तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ये सारनाथ की विद्यार्थी, कहाँ की है? सारनाथ। 2 फीट 4.5 इंच ऊंची है। 2 फुट और 4.5 इंच कहते हैं कि ये मूर्ति ऊंची बनी हुई है। यहाँ से बुद्ध की पद्मासन भूमि स्पर्श मुद्रा में प्रतिमा भी मिली, ये भी प्रतिमा यहाँ से मिली है। यहाँ से बुद्ध की अभय मुद्रा में प्रतिमा मिली है। यहाँ से बोधिस्तव की अवलोकितेश्वर पद्मपणि की खड़ी मूर्ति भी प्राप्त हुई है। ये कुछ मूर्तियां हैं विद्यार्थियों जो सारनाथ से मिली है, और ये सबसे प्रसिद्ध। मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं आपको, अगर प्रश्न बना तो ये लाइन आपको देख के जाएगी। बाकी इतना डिटेल में आपको याद करो या नहीं करो, आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए कि सारनाथ से जो मूर्ति मिली है ना, वो पद्मासन अवस्था में है और धर्मचक्र प्रवर्तक का इसके अंदर बताया गया है। उसकी और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। यहाँ कहते हैं कि बुद्ध के बाल कैसे हैं? घुघरालू बाल है, घुघरालू, ठीक है, घुघरालू बाल हैं। और कहते हैं कि बुद्ध कहते हैं हंसती हुई मुद्रा में इसको बुद्ध को दर्शाया गया है। और पास में कहते हैं कि यहाँ 4 पशुओं का अंकन भी मिलता है। और पास में कहते हैं भाई उन 5 शिष्यों का अंकन मिलता है। 5 शिष्यों का, ये विशेषता आपको जाननी नहीं, मैं बेसिक बता रहा हूँ। 5 शिष्यों का अंकन मिलता है जिनको बौद्ध ने सर्वप्रथम शिक्षा दी थी। यहाँ बहुत सारी सारनाथ की बहुत बड़ी विशेषता, घुघरालू बाल है, हंसती हुई मुद्रा में ये बुद्ध की मूर्तिमा है, ठीक है ना। पद्मासन अवस्था में, पद्मासन का मतलब है कि पंक्ताली लगा के बैठते हैं ना, पद्मासन ऐसे मुद्रा में अवस्था में है। तो बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। आपको सिर्फ इतना ही याद, ये एक थोड़ी बहुत हाइट वाली थोड़ी बात याद रख लेना, 2 फुट 4.5 इंच की ये हाइट थी। बाकी पद्मासन में भूमि स्पर्श मुद्रा में भी सारनाथ से मिली है, अब ये मुद्रा में भी सारनाथ से मिली है। और बोधिस्तव के अवलोकितेश्वर की मूर्ति भी हमको यहाँ सारनाथ से मिलती है। तो सारनाथ मूर्ति कला के क्षेत्र में गुप्त काल का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ की एक मूर्ति आप याद कर लेना, बाकी याद करो या नहीं करो, ठीक है। तो यह एक सारनाथ की है और यहाँ बौद्ध निर्मित मूर्ति है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अब ये देखो, यहां से अगर मुझे जहां तक लग रहा है मूर्ति कला का प्रश्न 100% बनने की जहां संभावना होती है ना, इस प्रश्न में से आपको मिल जाए कि गुप्तकालीन मूर्ति कला के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र मथुरा में निर्मित बौद्ध मूर्तियों के बारे में कौन सा कथन। अब मथुरा में एक मूर्ति मथुरा के जमालपुर से प्राप्त होती है, ये खड़ी मुद्रा में मूर्ति जमालपुर से। याद रखना, ये नाम मैं आपको जो मार्क कर रहा हूं ना विद्यार्थी, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं एग्जामों में प्रश्न पहले से प्रश्न यहाँ से बने हुए हैं, इसलिए मैं आपको पूरा क्रम बता रहा हूँ। देखो, मथुरा में हमने सारनाथ में पढ़ लिया पद्मासन और धर्मचक्र मुद्रा वाली वो मूर्ति सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। उसी प्रकार मथुरा में बौद्ध मूर्तियों में सबसे प्रसिद्ध कोई मूर्ति है तो वो ये एक मूर्ति मान कंवर से प्राप्त हुई है, जो मुंडित सर है तथा उद्रव भाग नगन अवस्था में है। इस मूर्ति पर कुषाण काल का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। ये मैंने आपको बात कही कि गुप्त काल में ये एकमात्र मूर्ति है जिसका प्रभाव कुषाण काल का पड़ रहा है। कुषाण काल के मैंने बताई ना कि ये भद्र अवस्था में, नगन अवस्था, ये आया था प्रश्न प्रसिद्ध कि
गुप्त काल में बुद्ध की मुंडित सर की मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त हुई है? तो वो ऑप्शन में मथुरा हो तो मथुरा करना, वह ऑप्शन में मानकंवर हो तो मानकंवर करना। मथुरा या मानकंवर दोनों में से एक ऑप्शन में आएगा। तो याद रखना विद्यार्थी, ये मुंडित सर की है और उधर भाग कहते हैं कि इसका नगन अवस्था में इसको बताया गया। ठीक है। फिर एक बहुत बड़ी बात, सुल्तानगंज से बुद्ध की विशाल ताम्र प्रतिमा प्राप्त हुई है जो 7.5 फीट की ऊंची है। मोस्टली विद्यार्थियों ये एग्जाम में प्रश्न आया था कि कौन सी मूर्ति गुप्तकालीन पाषाण निर्मित नहीं है। प्रश्न क्या आया था, मेरी बात समझना, कौन सी मूर्ति गुप्तकालीन पाषाण निर्मित नहीं है। ये प्रश्न पिछले फर्स्ट ग्रेड के प्रथम पेपर में आया था विद्यार्थियों। ताम्र प्रतिमा है, बाकी जितने भी अभी तक हमने जो पढ़ी हैं सब पाषाण निर्मित है, परंतु ये मूर्ति ताम्र निर्मित है। सुल्तानगंज की बुद्ध की विशाल प्रतिमा ताम्र निर्मित है विद्यार्थी, ताम्र निर्मित, 7.5 फीट उसकी ऊंचाई मानी जाती है। कांगड़ा से बुद्ध की धर्मचक्र प्रोतक मुद्रा में पीतल की प्रतिमा प्राप्त हुई। ये मैं आपको देखो बार बार ये है मार्क क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां से प्रश्न ऑलरेडी पहले बन चुके, इसलिए मैं आपको थोड़ा हिट लेके चल रहा हूं कि ये चीजें हमारे आपको ध्यान में रखनी है कि मथुरा से बौद्ध मूर्तियों के बारे में हमें 4-5 जितने भी मैंने बताए ना, सबसे मोस्ट और सबसे प्रसिद्ध चीजें मैंने आपको बता दी है। और मैंने कहा नहीं, आपके एग्जाम का स्तर ऐसा है जो सबसे प्रसिद्ध है वो ही पूछता है। जमालपुर से प्राप्त होती है वो खड़ी मुद्रा में है। मानकंवर से प्राप्त होती है वो खंडित स्वर की है और उधर भाग इसका नगन है। कुषाण कला की एकमात्र ऐसी गुप्त काल की एकमात्र ऐसी मूर्ति जो कुषाण कला का प्रभाव दिखाई देता है। सुल्तानगंज वाली वेरी इंपोर्टेंट लगा रहा हूं मैं आपको, पूछ लेगा बुद्ध की विशाल ताम्र प्रतिमा कहां से प्राप्त होती है? सुल्तानगंज से भी प्राप्त होती है। प्रश्न पूछ ले कि गुप्त कालीन कौन सी मूर्ति पाषाण निर्मित नहीं है, तो वो सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति है क्योंकि ताम्र निर्मित है। एक और है कांगड़ा हिमाचल, याद रखना विद्यार्थी, कांगड़ा ये हिमाचल वाला। कांगड़ा से बुद्ध की धर्मचक्र प्रोतक मुद्रा में पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये पीतल और ताम्र वाली ये पाषाण निर्मित नहीं है। ये आप थोड़ा सा हिडन बिंदु आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। बाकी ये एक एडिशनल जानकारी और नेक्स्ट लेवल की जानकारी मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो मथुरा में बौद्ध मूर्तियों का केंद्रों के बारे में आपको मैंने बता दिया। नाम याद रखना, सुल्तानगंज, कांगड़ा, मानकंवर और जमालपुर। ये मथुरा के अंदर ही मथुरा शैली के कह सकते हैं ना, क्योंकि मथुरा का नहीं कह सकते, परंतु मथुरा शैली है ना। ये जब मथुरा केंद्र पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम मथुरा शैली पढ़ रहे हैं, या मथुरा समझो या मथुरा शैली समझो, एक ही बात है। ठीक है ना, ये चीजें आप थोड़ा ध्यान रखना। जैसे मानकंवर है तो मानकंवर इलाहाबाद में, वो ऑप्शन में इलाहाबाद आ जाएगा ना, इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है ना। अब मानकंवर कहाँ है? इलाहाबाद। मानकंवर कहाँ है? इलाहाबाद में। तो वहां मानकंवर की जगह इलाहाबाद दे देगा और ये पूछ लेगा। तो पूछने का तो कैसे भी पूछ सकता है, परंतु जहां तक इलाहाबाद का ये बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज है। बाकी मानकंवर याद रखना या सीधा पूछ लेगा मथुरा याद। ठीक है, पूरी डिटेल से मैंने आपको बता दिया है, हर पक्ष मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा एग्जाम में आया है और कौन सा आने की संभावना है। ठीक है, 6 प्रश्न ये हो गए। अभी हम मूर्ति कला में चल रहे हैं। ठीक है, अभी हम मूर्ति कला में ही चल रहे हैं। गुप्त काल निर्मित मूर्ति कला के बारे में कौन सा कथन सही है? 2 केंद्र हमको स्पेशली याद रखने, मथुरा और सारनाथ। ठीक है, 2 केंद्र मैंने आपको बता दिए। और कुछ और एडिशनल चीजें हैं कि मथुरा के कंकाली टीला से महावीर की पद्मासन एवं ध्यान मुद्रा में मूर्ति प्राप्त हुई। सबसे मोस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आया अभी फर्स्ट ग्रेड में, एक प्रश्न पूछा था कि मथुरा के, या फिर ऐसा वो कुषाण काल की पूछी हुई थी, उसके कनिष्क का पूछा हुआ था। तो आपको वो कनिष्क हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे है मथुरा के कंकाली टीले से। और वहां से महावीर मतलब क्या हो गया? जैन धर्म की मूर्तियां मिली है, पद्मासन और ध्यान मुद्रा। विदिशा से 3 तीर्थंकर की प्रतिमा मिली है, यह भी जैन है। उदयगिरी से महिषासुर का वध करती दुर्गा की मूर्ति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। उदयगिरी गुफा से कह सकते हैं कि महिषासुर का वध करती हुई दुर्गा की मूर्ति मिलती है।
करमदड़ा से शिव की चतुर्मुखी लिंग मिलता है। खो से शिव की एक मुखी शिवलिंग मिलता है। उज्जैन से तांडव मुद्रा में 10 भुजाओं शिव प्रतिमा मिलती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिफेंटा से महाकाल त्रिमूर्ति शिव का अंकन हमको यहाँ से मिलता है। तो इसमें सबसे मोस्ट ये दो दो, एक ये मोस्ट है, एक ये मोस्ट है और एक ये मोस्ट है। मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट ये लगा रहा हूँ, याद रखना। वेरी टू लगा रहा हूँ मतलब याद रखना ही रखना है, डेफिनेटली कुछ याद करो या नहीं करो, ठीक है। कुछ और ये गुप्तकालीन मूर्तियां हैं जो कुछ जैन धर्म से संबंधित है, कुछ देवियों से संबंधित हैं, कुछ शिव से संबंधित हैं, ठीक है ना। तो ये मैं आपको पूरा मैंने आपको महावीर वाली मूर्ति थोड़ी आप में इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी जो मथुरा और सारनाथ वाली मूर्तियां ना, अगर पर्सन सिंपल पर्सन बना तो वहां से आपका कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। एक पर्सन ये हो गया। कुछ मूर्तियां ब्राह्मण धर्म की है, देखो एक लाइन यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुप्त काल में निर्मित ब्राह्मण धर्म मूर्तियों के बारे में कौन सा कथन सही है। क्योंकि देखो गुप्त काल के जितने भी शासक थे उन सभी शासकों ने लगभग शासकों ने ब्राह्मण धर्म को पुनरुत्थान किया था, ब्राह्मण धर्म का अपना आश्रय बनाया था। और ब्राह्मण धर्म में भी याद रखना वैष्णव धर्म, गुप्त कालीन सर्वाधिक मूर्तियां वैष्णव धर्म से संबंधित है। ये देखो वैष्णव धर्म हो गया विष्णु से। विष्णु की कहते हैं कि यहाँ बोलबाला था वास्तव में, ब्राह्मण धर्म का तो पुनरुत्थान हुआ ही हुआ, साथ में ब्राह्मण धर्म में वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा यहाँ बोलबाला था। और वैष्णव धर्म हमें मानते हैं कि विष्णु का जो धर्म था वो वैष्णव उसके अनुयायी कहलाते हैं। तो याद रखना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुप्त कालीन सर्वाधिक मूर्तियां किस धर्म से संबंधित हैं, तो वो वैष्णव धर्म से संबंधित है, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, याद, ठीक है। धर्म तो वैसे ब्राह्मण धर्म में थे उस समय, ठीक है। मथुरा से विश्व स्वरूप विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई, मथुरा से। इस काल में मथुरा, देवगढ़ और एरण मूर्तियां प्राप्त हुई है। उदयगिरी से विष्णु के वराह अवतार की एक विशाल प्रतिमा प्राप्त हुई है, सबसे मोस्टली है। अगर हमें हिंदू धर्म का कोई ब्राह्मण धर्म के वैष्णव धर्म की कोई मूर्ति पूछ लेगा तो ये विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति है, याद रखना, उदयगिरी से प्राप्त हुई। देवगढ़ से विष्णु के अनंत स्याही तथा शेष स्याही, संस स्याही मतलब जो सांप के ऊपर लेटा हुआ है ना, के रूप में मूर्ति भी आपको यहाँ से। गुप्तकालीन मूर्ति कला की विद्यार्थी ये विशेषता थी। इसमें भी आप ये उदयगिरी वाले थोड़ी अच्छी पर्सन बनने की संभावना है, इसलिए मैं आपको थोड़ा अलग से मार्क कर रहा, ठीक है। तो ब्राह्मण धर्म याद रखना, ब्राह्मण धर्म का संरक्षण दिया था गुप्तकालीन शासकों में। और ब्राह्मण धर्म में भी वैष्णव धर्म को सर्वप्रथम प्रधानता थी और वैष्णव धर्म की ही सर्वाधिक मूर्तियां हमको देखने को मिलती। तो ये बिंदु आप थोड़ा सा यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। 7-8% ये हो गए। 1% मैंने इसका और बनाया, 2% मैंने इसके और बनाए हैं वैसे। एक देखो मूर्ति कला हो गई। दूसरी है गुप्त काल में अनेक मिट्टी मूर्ति प्राप्त हुई है, इनमें से कौन सा कथन सही है। मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी का मूर्ति मतलब आपको वहां ऐसा मण मूर्ति, मिट्टी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई। हमने पढ़ा कि पाषाण निर्मित मूर्तियां भी हमने पढ़ी। हमने सुल्तानगंज और कांगड़ा की ताम्र और पीतल की प्रतिमा भी हमने पढ़ ली है। बहुत सारी मूर्तियां वैष्णव धर्म से संबंधित है, वो भी पढ़ ली है। अब कुछ मूर्तियां ऐसी है जो मिट्टी से बनी हुई थी। कौशाम्बी, राजगढ़, मथुरा और श्रावस्ती अनेक मूर्तियां बनी हुई, और सबसे महत्वपूर्ण तो यह श्रावस्ती स्थान था, सबसे महत्वपूर्ण। गुप्तकालीन मिट्टी की मूर्तियों में श्रावस्ती का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें 2-3 मूर्तियां आपको याद रखनी है। एक तो ये सबसे मोस्ट है कि श्रावस्ती से यशोदा माता के साथ कृष्ण बलराम की मूर्ति, कृष्ण बलराम दोनों कहते हैं कि खेलते हुए पाए गए, खेलते अवस्था में कृष्ण बलराम दोनों खेल रहे हैं और माता जी उनको यशोदा निहार रही है, ऐसा हमें चित्रांकन देखने को मिलता है। एक चित्र ये श्रावस्ती से आपको देखने को मिलता है। श्रावस्ती से जटाजुटधारी शिव की सिर प्रतिमा मिलती है। अहीं चित्र की मूर्तियों में गंगा यमुना की मूर्तियां प्रसिद्ध है।
सूरतगढ़ रंगमहल से कृष्ण लीला की मूर्ति हमें यहाँ से देखने को मिलती। ये थोड़ा एडिशनल जानकारी है, बाकी ये प्रश्न अगर बनने लायक है तो ये यहाँ से बिंदु बन जाएगा। स्थान श्रावस्ती का सबसे महत्वपूर्ण है। मण मूर्तियों में यशोदा की का बाल कृष्ण बलराम के साथ खेलते हुए दर्शाया गया है, वो श्रावस्ती से हमको यहाँ से प्राप्त होती। तो मुझे लगता है कि ये भी चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ मूर्तियां ये रही है। एक प्रश्न मैंने आपके लिए और ऐड किया है, ये प्रश्न, ये बिंदु छूट रहा था तो हमें छोड़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम स्थापत्य कला पढ़ रहे हैं तो स्थापत्य कला में मेहरौली लोह स्तंभ हम नहीं पढ़े, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा एक प्रमाण लोहे का, ऐसा एक प्रमाण कि जिसमें 99.24% कहते हैं कि लोहे का इस्तेमाल किया गया था और इस पर ऐसी परतें चढ़ाई गई थी। ऐसा विज्ञान उस समय गुप्त काल में था कि आज भी ये वैसा का वैसा ही है। बाकी लोहा लंबे समय तक गलता नहीं है, ऐसी प्रक्रियाओं से इसको बनाया गया, ऐसे सांचे में नहीं डाला गया है। याद रखना विद्यार्थी, ये मेहरौली का लोहा स्तंभ है ना, ये कोई सांचे में नहीं डाला गया है। उस समय किसी कोई बिल्डिंग प्रक्रिया से कहते हैं कि बनाया है, बिल्डिंग प्रक्रिया से, बिल्डिंग प्रक्रिया इसको बनाया गया है कि किसी सांचे में नहीं डाला गया है। ये आज भी वैसा ही है जैसा उस काल में ये बना था, ठीक है ना। तो मेहरौली के लोह स्तंभ के बारे में आपको थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। ये लोह स्तंभ अभिलेख 419 तिथि अंकित है। अब ये 419 तिथि जब अंकित होती है ना, इसमें हमारा दिमाग चलता है कि जब हम गुप्त काल पढ़ते हैं तो गुप्त काल में ये काल लगभग होता है कुमार गुप्त का, कुमार गुप्त का ये काल प्राप्त होता है कुमार गुप्त, ठीक है। इसका निर्माण गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था तथा इस पर अभिलेख उत्कीर्ण कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। ये लाइन याद रखना विद्यार्थी, निर्माण किस शासक के काल में हुआ था, ये प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि मेहरौली के लोह स्तंभ का निर्माण हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में मिलता है, उसने करवाया था, परंतु लेख कहते हैं कि उत्कीर्ण कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। अब इस पे देखो, लोह स्तंभ पर देखो, इस लोहे स्तंभ पर चंद्र नाम अंकित मिलता है, क्योंकि ये विवाद का विषय चल रहा है कि मेहरौली का लोहा स्तंभ किस शासक ने करवाया था निर्माण, ये एक विवाद चलता है। पर तो इस मेहरौली के लोहे स्तंभ पर एक नाम मिलता है, चंद्रगुप्त नहीं मिलता है, सिर्फ चंद्र नाम मिलता है। चंद्र नाम मिलने से क्या हुआ कि विद्वानों ने अंदाज लगाया कि चंद्र तो चंद्रगुप्त है, चंद्र तो चंद्रगुप्त है और तिथि ये दे रखी है, तो कुछ विद्वान कह रहे हैं कि इसका निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था, परंतु कुमार गुप्त ने करवाया तो ये चंद्र नाम यहाँ क्यों आया, चंद्र नाम आया है, इसका मतलब ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया है और इस पर लेख कहते हैं कि कुमार गुप्त ने उत्कीर्ण करवाया है, इस वजह से ये तथ्य मिलता है। लोहे स्तंभ की स्थापना विष्णुपद गिरी पहाड़ी पर की गई थी, विष्णुपद पहाड़ी पर की गई थी। इस स्तंभ के शीर्ष पर कमल अंकित है, इसके शीर्ष पर कमल अंकित है। तो मेहरौली के लोहे स्तंभ का ये प्रमाण है। आज भी विश्व के लिए आश्चर्य है कि इतना लंबे समय तक ये लोहे का स्तंभ कैसे स्थायी रूप से अभी भी वर्तमान में है। इस पर जो पद्धति है, इस पर जो विज्ञान है, बड़ा सोचने वाला विषय है कि इसमें कौन सी परतें चढ़ाई गई थी। कहते हैं कि 99.24% इसमें लोहे का प्रयोग किया गया था। इतना लोहा होने के बाद भी गला नहीं अभी तक, ये बहुत बड़ी उस समय की विशेषता थी। इसलिए कहते हैं ना कि इसको श्रवण काल क्यों कहते हैं। श्रवण काल कहने की बहुत बारी वजह है, इसमें जो विज्ञान जिसने तरक्की की थी, जैसे आर्यभट्ट वाली बात है, ठीक है ना, खगोल शास्त्री ब्रह्मवीर का जो योगदान है ना, ठीक है। तो ये चीजें हैं मेहरौली के लोह स्तंभ के बारे में याद रखना। निर्माण किसने कराया ये थोड़ा याद रख लेना, तिथि वगैरह याद नहीं रखो या नहीं रखो, बस इतना आपको थोड़ा सा, ठीक है। तो विद्यार्थियों ये था गुप्त काल, और मैंने पूरा प्रयास किया है कि 3 घंटे की लगभग क्लास में आपको मैंने गुप्त काल करवा दिया, और इस तरह करवाया है कि प्रश्न बाहर जाने की तो नगण्य संभावना है। अब बात आती है कि आपने किस प्रकार इसको समझा है। आप नोट्स बना रहे हो तो बेस्ट है, आपके पास जो गाइड है उस गाइड में ये चीजें एडिशनल ऐड कर रहे हो तो भी सबसे बेस्ट है। कैसे भी आप पढ़ रहे हो, बस आपका प्रश्न गलत नहीं हो, और यहाँ से कोई प्रश्न आ जाए और गलत कर देते हो तो फिर आपसे बड़ा कोई पागल इंसान नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि लगभग 2000 लगभग लोग क्लास को देख रहे हैं, अनुमानित रूप से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीजें थी।
कौन सी चीज़ें आपको महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी है, मैंने वेरी इंपॉर्टेंट भी साथ में लेके चला हूँ, ताकि आपके दिमाग में रहे कि ये चीज़ें बहुत प्रसिद्ध है। और वही चीज़ पूछता है जो उस टॉपिक में से, उस बिंदु में से प्रसिद्ध है। चाहे वो साहित्य का हमने भास और कालिदास के बारे में बताया, फिर हमने स्थापत्य पढ़े तो मैंने मेंद्र स्थापत्य बताए थे, शिखर युक्त कौन से हैं, शिखर विहीन कौन से हैं, पाषाण निर्मित कौन से हैं, ईंटों से निर्मित कौन से हैं। फिर मैंने गुफाओं वाला पॉइंट करवाया, तो गुफाओं में अजंता की 16-17 की मैंने गुफाएं आपके बताई। मूर्ति कला की मैं बात करूँ तो मूर्ति कला में मथुरा और सारनाथ की मूर्तियां अच्छे से आपको याद रखनी है। फिर मैं आपकी बात करूं मिट्टियों के बारे में, तो श्रावस्ती वाली मिट्टियों की मूर्ति के बारे में आपको थोड़ा सा अलग से याद रखना है। बाकी मेरी ओर से टॉपिक कंप्लीट है। कल हम कल हम मुगल काल शुरू करने वाले हैं, और आप आराम से इसको पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है ना। धन्यवाद विद्यार्थियों।